अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 और आज उसका एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद उनके फ़ेज़ में कोई चेंज आता है या नहीं आता, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक शॉर्ट और इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। एवरीडे लाइफ में अगर हम लोग इसे देखते हैं तो वेव्स की रिफ्लेक्शन हमें हर जगह पे नज़र आती है। जैसे अगर हम इमेजिन करें साउंड वेव्स को, तो अगर हम किसी भी कमरे में मौजूद हैं, किसी भी जगह पे मौजूद हैं और वहाँ पे साउंड जनरेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि साउंड भी वॉल्स के साथ और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराने के बाद रिफ़्लेक्ट होके वापस आता है या किसी ख़ास स्पेसिफ़िक डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर भी वेव्स बन रही हैं, कोई पूल है वाटर का और उसके अंदर वेव बनती है, तो उस पूल की जो वॉल्स हैं उससे वो टकरा के वेव्स रिफ़्लेक्ट होती हैं, वापस आती हैं। यानी जो वेव्स हैं, वो वेव्स रिफ़्लेक्ट होती हैं किसी भी मीडियम में। अगर हमारे पास 2 डिफरेंट मीडियम्स मौजूद हैं और हमारे पास जो वेव्स हैं, जब उन मीडियम्स की बाउंड्री से टकराती हैं तो रिफ़्लेक्ट होती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा भी सकती हैं। यानी वेव का कुछ हिस्सा रिफ़्लेक्ट होके वापस आ सकता है और कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, उस तरफ जा सकता है। अब हमें ये सीखना है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या रिफ़्लेक्ट होके वापस आती है, तो वो कैसे आती है या कैसे वो ट्रैवल करती है। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि वेव जब भी एक मीडियम से गुज़रते हुए दूसरे मीडियम में जाएगी, तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि वेव की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। क्योंकि जो वेव है, चाहे वो मैकेनिकल वेव है, वाटर की वेव है या लाइट वेव है, तो वो जो वेव की स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है, वो मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। इसलिए जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव हमारे पास होती है, उसकी स्पीड मीडियम डिपेंडेंट होती है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम इसे यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं कि वेलोसिटी of incident and reflected wave depends upon the properties of the medium। मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये चेंज हो सकती है। अगर वेव का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया और कुछ ट्रांसमिट होके दूसरे मीडियम में चला गया, तो वो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है। लेकिन जो चीज़ चेंज नहीं होती, हमें उसका पता होना चाहिए कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव की चेंज नहीं होती। तो ये भी स्टूडेंट एक पॉइंट हमें याद रखना है। वेवलेंथ and frequency remain the same। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। अब स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम एक सादा सी एग्जांपल है उससे इसे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्लिंकी है। ये आपके सामने एक स्लिंकी बना हुआ है। हम लोग जानते हैं स्लिंकी किसे कहते हैं। स्लिंकी स्टूडेंट्स, स्लिंकी एक ऐसे स्प्रिंग को कहते हैं कि जिसको हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। एक लूज़ स्प्रिंग होता है, ये वो एक स्प्रिंग है और उसको स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है। यानी ये सपोर्ट अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकती। हमने यहाँ पे एक हुक लगाई और उस हुक के साथ एक स्प्रिंग को बांध दिया। ये इसकी इनिशियल फिगर हमें नज़र आ रही है, यानी इसे हम ए का नाम दे देते हैं। हम इस स्प्रिंग में एक जर्क प्रोड्यूस कराते हैं। हम इसको जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है इसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली
हम इसकी बात करें तो आप एक हॉरिजॉन्टल टेबल ले लें और उस हॉरिजॉन्टल टेबल के एक एंड पे स्प्रिंग को बांध दें, जैसे यहाँ बांधा हुआ है। क्योंकि स्लिंकी है, लूज स्प्रिंग है, अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली होल्ड करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेट नहीं लगेगा, बल्कि अपने वेट की वजह से एक कर्व फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसे किसी टेबल के ऊपर प्लेस करेंगे तो फिर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे एक जर्क देते हैं इस डायरेक्शन में तो एक हम्प क्रिएट होगा और वो हम्प मूव करते हुए आगे की तरफ जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में वो हम्प मूव करेगा, जैसे कि आपको इस फिगर बी के अंदर नज़र आ रहा है। अब सुन, जब ये मूव करते 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 इस पॉइंट पे, इस जगह पे पहुंचेगा, तो इस जगह पे क्या होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, इसको इमेजिन करें कि अगर आप और आपका एक दोस्त हैं और उन दोनों ने एक रस्सी को पकड़ा हुआ है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है और इससे कुछ फासले पे एक और स्टूडेंट मौजूद है, और इन दोनों स्टूडेंट्स ने एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, या उनके हाथों में एक रस्सी मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, अगर एक यहाँ पे स्टूडेंट जर्क देता है तो एक रस्सी के अंदर एक हम्प, एक पल्स क्रिएट होगी, और ये पल्स मूव करते करते आगे तक जाएगी, और जब वो दूसरे स्टूडेंट के हाथ तक पहुँचेगी तो ये पल्स उसके हाथ को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगी। और अगर उसने बहुत टाइटली स्ट्रिंग को नहीं पकड़ा होगा तो ये जो हम्प, जब ये इस जगह तक पहुँचेगा, इसके हाथ तक पहुँचेगा, तो इसका हाथ भी थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर बहुत तेज़ी से ज़ोर से पकड़ के रखेगा तो फिर ये नहीं मूव करेगा। यानी अगर यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट हो तो वो रिजिड सपोर्ट इस रस्सी को ऊपर की तरफ जाने से रोकने की कोशिश करेगी। अब स्टूडेंट्स, यही केस हमारे पास यहाँ पे भी होगा। जब ये जो वेव है मूव करते करते यहाँ पे आएगी, इस पॉइंट पे पहुँचेगी, तो ये एक रिजिड सपोर्ट है। ये रिजिड सपोर्ट इस स्प्रिंग से पास ऑन होने वाली एनर्जी की वजह से मूव करके ऊपर नहीं जा सकती, बल्कि ये यहीं पे इसे क्लैंप करने की कोशिश करेगी। और स्टूडेंट्स, इस क्लैंपिंग से होगा क्या। हमें पता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली अगर ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगाने की कोशिश करता है तो उतनी ही फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रिजिड सपोर्ट भी इस पे लगाएगी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो वेव यहाँ पे से ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही थी, से टकराएगी और ये वापस आएगी, और जब ये वापस आएगी स्टूडेंट्स, तो फिर इसमें जो हम्प या एक पल्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट हुई थी, जब वो इधर से टकराई है तो टकराने के बाद वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वापस आना शुरू हो जाएगी। यानी जब वो इस तरफ आएगी, जिसे हम फिगर सी का नाम दे रहे हैं, तो अगर आपके पास अपवर्ड फॉर्म में पल्स गई थी तो वो डाउनवर्ड्स में वापस आ रही होगी। यानी अगर वो क्रस्ट गया था, हमें पता है मेन पोजीशन से अपवर्ड जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, हम उसे क्रस्ट के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी अगर क्रस्ट गया था तो जब वो वापस आएगा हमारे पास तो वो एक ट्रफ की फॉर्म में वापस आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि क्रस्ट जाता है और रिजिड सपोर्ट से टकराता है, और जब वापस आता है तो वो ट्रफ आ रहा होता है। यानी यहाँ से पता क्या चला कि हमारे पास शिफ्ट आ जाता है। और वो कितना शिफ्ट आता है, वो फेज़ शिफ्ट एग्जैक्टली 180 डिग्रीज़ का फेज़ शिफ्ट आता है। यानी 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट आता है। क्रस्ट जाएगा तो टकराने के बाद ट्रफ हमारे पास वापस आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें तो ये 180 डिग्रीज़ के फेज़ शिफ्ट का मतलब क्या है, हम ये भी समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम एक वेव हम प्लॉट करते हैं और एक वेव बनाते हैं, तो वो वेव अगर हम इन टर्म्स ऑफ फेज़ यानी एंगल के साथ देखें तो वो वेव कुछ इस तरह से बनती है। ये स्टूडेंट्स एक कंप्लीट वेव है, और एक कंप्लीट वेव का जो फेज़ है, यानी उसको अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, अगर हम उसको इन टर्म्स ऑफ फेज़ देखें तो हम उसे कहते हैं वो 360 डिग्रीज़ होते हैं। यानी अगर हम यहाँ तक बात करें तो हमारी जो वेव है टोटल वो 360 डिग्रीज़ कवर कर रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 डिग्रीज़, ये हमारे पास 90 है, ये हमारे पास 180 है, फिर हमारे पास 270 यहाँ पे आता है, और उसके बाद 360 डिग्रीज़ यहाँ तक पहुँच जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये गया था तो उसके बाद ये वापस आया, यानी इनके दरमियान जो हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है वो
180 डिग्रीज़ का, यानी क्रस्ट जब ट्रफ में कन्वर्ट हो रहा होता है, जो फेज़ शिफ्ट आ रही होती है वो 180 डिग्रीज़ की आ रही होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें फिर एक रिज़ल्ट याद रखना है कि अगर इन दो मीडियम्स का कंपैरिजन किया जाए तो इसमें जो हमारे पास स्प्रिंग है, जो स्लिंकी स्प्रिंग है, ये एक रेयर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू द रिजिड स्पोर्ट दैट इज़ अ डेंसर मीडियम। तो अगर हमारी वेव एक रेयर मीडियम से ट्रैवल करते हुए एक डेंसर मीडियम तक जाती है और उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो उसमें 180 डिग्रीज़ का फेज़ शिफ्ट आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इस पॉइंट की शक्ल में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इसे याद रखना है। When a wave traveling through a rare medium reflects from the boundary of a denser medium, then it experiences a phase shift of 180 डिग्रीज़। तो स्टूडेंट्स वो अगर एक रेयर मीडियम से ट्रैवल करते हुए जा रही है और एक डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के वापस आती है, तो वो 180 डिग्रीज़ का फेज़ शिफ्ट जो है वो एक्सपीरियंस कर रही होती है। अब स्टूडेंट्स अगर आगे चलें तो इसी तरह की एक और एग्जाम्पल भी देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास यही केस है, लेकिन अब हमने इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ ऐड कर ली। अगर आप देखें तो इस फिगर के अंदर हमारे पास ये वही स्लिंकी मौजूद है और इस स्लिंकी के साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक लाइट स्ट्रिंग बांधी हुई है। अब लाइट स्ट्रिंग बांधने का पर्पस क्या है? तो स्टूडेंट्स जब एक स्लिंकी के साथ हम लोग एक लाइट स्ट्रिंग अटैच करेंगे तो इसका मतलब है कि एक डेंसर मीडियम है और उसके साथ हम लोगों ने एक लाइटर या रेयर मीडियम अटैच कर दिया। तो वेव जब ट्रैवल करते हुए जाएगी तो वो डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में एंटर होगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अब इसको समझ सकते हैं हम एक छोटी सी एनिमेशन के साथ। अब इसमें और ऊपर वाले केस में जो बेसिक डिफरेंस है ये इस तरह से है कि जैसे हमारे पास जो स्पोर्ट है दैट इज़ नॉट रिजिड। अगर वो रिजिड स्पोर्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे कहा कि जब वेव ट्रैवल करते करते दूसरे हाथ तक पहुँची थी तो वो हाथ भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया था। तो अगर वो वेव भी ट्रैवल करते हुए ऐसे जाए कि दूसरा एंड फिक्स ना हो तो वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में एंड साथ में मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है स्टूडेंट्स वो ये वाली है। तो अगर ये एक वेव ट्रैवल करते हुए इस डायरेक्शन में जाती है तो जब वो बाउंड्री पे पहुंचती है तो वो बाउंड्री को भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा देती है। इसको हम लोग यहाँ पे नहीं, लेकिन ये एनिमेशन आपके सामने डिस्प्ले होती है, इस पे हम लोग इसे देख सकते हैं कि जो वेव है जब वो ट्रैवल करते करते आगे जाती है तो वो एक ऐसी स्पोर्ट के साथ कनेक्टेड है जो स्पोर्ट फिक्स्ड नहीं है, तो फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है और फिर जब वो वापस नीचे आती है तो वापस नीचे आने के केस में वो जिस फेज़ में गई थी उसी फेज़ में वापस आ जाती है। यानी जब वो इधर से रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो अगर क्रस्ट गया था तो वो क्रस्ट ही वापस आ जाएगा। अगर अपवर्ड पल्स है वो गई थी तो टकराने के बाद अपवर्ड पल्स ही वापस आ जाती है। इसमें हमारे पास कोई भी फेज़ शिफ्ट जो हमें प्रीवियस केस में नज़र आ रहा था वो नहीं आता। तो फिर स्टूडेंट्स ये याद रखना है हम लोगों ने, क्या होता है कि अगर एक वेव एक डेंसर मीडियम से ट्रैवल करते हुए एक रेयर मीडियम की बाउंड्री पे जाती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो कोई भी फेज़ शिफ्ट नहीं होता। तो इसे भी स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे याद रखते हैं किस तरह से, व्हेन अ वेव ट्रैवलिंग
through a denser medium reflects from the boundary of a rare medium, then there will be no phase shift। तो स्टूडेंट्स इस केस में कोई भी फेज़ शिफ्ट नहीं होता। हमारी जो वेव है वो अगर क्रेस्ट गया था तो क्रेस्ट ही वापस आ जाएगा, अगर ट्रफ गया था तो एग्जैक्टली वही ट्रफ वापस आ जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वो रिफ़्लेक्ट हो जाती है, और उसकी रिफ़्लेक्शन डिपेंड करती है इस पे कि कौन सा मीडियम था जिसमें वेव ट्रैवल कर रही थी, और फिर जब वो रिफ़्लेक्ट बैक हुई है वो कौन सा मीडियम था, यानी वो रेयर था या डेंसर था। और मीडियम पे डिपेंड करता है कि आपकी जो रिफ़्लेक्टेड वेव है उसके फ़ेज़ में 180 डिग्रीज़ का शिफ्ट आएगा या नहीं आएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।